कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। और हम आज बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारी ब्रिटिश कालीन एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे या उसमें आगे किन किन बिंदुओं को दर्शाया गया है उन बिंदुओं पर अध्ययन करते चलेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो उठ खड़ा हुआ था उसका निस्तारण करने के लिए या वो 1 लाख रुपया जो था खर्च करने के लिए जो निर्धारित किया गया था प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा पर, वो खर्च कैसे होगा, ये समस्या लगभग 20 साल तक चलती रही। तो 1833 में जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके नवीनीकरण की बात आती है। समय आया 1833 का नवीनीकरण हुआ और एक लॉर्ड मैकाले विद्वान रहे हैं जो यहाँ की गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी समिति थी वो उसके सदस्य बनकर के आए, कानूनी सलाहकार बनकर के आए और आते ही उनको जो है यहाँ पर जो शिक्षा के लिए एक समिति बनाई गई थी, जन शिक्षा समिति, उसका उनको अध्यक्ष बना दिया गया है। अध्यक्ष बनाने के बाद में उनसे अपेक्षा की गई ब्रिटिश संसद की तरफ से कि आप 1813 के चार्टर एक्ट की व्याख्या करेंगे। इसके बाद में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कौन कौन से उसमें तथ्य हो, किस पर हमें विचार करना है, किस पर हमें विचार नहीं करना है, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा दें या भारतीय शिक्षा दें। तो उसका एक प्रारूप बना करके आपको उसका एक फॉर्मेट बना करके उसकी एक रूपरेखा बना करके आप उसमें अपने सजेशंस दीजिए, आप अपने उसमें सुझाव दीजिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने लगभग 1 साल तक उसका अध्ययन किया जो यहाँ पर शिक्षा दीक्षा चल रही थी। उसके उपरांत उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करके वो 2 फरवरी 1835 को जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनको उन्होंने सौंपा था। और उसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो आपके 1813 का जो चार्टर एक्ट की बात उनसे कही गई थी उसकी उन्होंने व्याख्या की है। उस व्याख्या में साफ सीधी बात है कि अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी पोएट, अंग्रेजी मेथड, अंग्रेजी आपका माहौल, पढ़ने पढ़ाने का माहौल है, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान, अंग्रेजी भाषा को ज्यादा वेटेज दिया है। और हमारा जो पूरा साहित्य है, पूरा अरब कंट्रीज और पूरा भारत का जो साहित्य है उसकी उन्होंने तुलना करी है। एक अंग्रेजी की एक अलमीरा में जितनी किताबें रखी हो सकती है वो उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि पूरे अरब कंट्री और भारत की पूरी संपूर्ण किताबों का जितना महत्व है उतना उनका अकेले हमारी का महत्व है। तो उन्होंने यहाँ भी हमारे साहित्य की किस्म से मजाक बनाई है। इसके बाद उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी है, जो उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, उन सुझाव को थोड़ा सा बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड मैकाले के सुझाव, सबसे पहला जो उनका सुझाव आता है, प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा निरर्थक है। उनका कहना यह है कि जो प्राचीन परंपरावादी यहाँ पर जो साहित्य चला आ रहा है, जिसकी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, उसकी शिक्षा देना और उसके ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना, परंपरावादी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देना वो गलत है, निरर्थक है। उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं क्यों वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ का जो भूगोल है,
यहाँ का जो एस्ट्रोलॉजी है ना, यहाँ का जो चिकित्सा शास्त्र है, या और भी आपका मैथ हो सकता है, सामाजिक विज्ञान हो सकता है, उन सब को उन्होंने एक किस्म से मजाक बनाई है। तो कैसे कैसे उन्होंने इसमें अपने तर्क दिए हैं। जैसे नंबर 1 आता है इसमें कि भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, जो यहाँ का धर्म ग्रंथ बताया है उन्होंने, वो कैसा है, वो अंधविश्वासों और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा हुआ है। यानी कि अंधकारपूर्ण है, वो अंधविश्वास है, उसको ज्यादातर भरा हुआ है और मूर्खतापूर्ण बातें उसमें लिखी गई है। तो ये उन्होंने एक चीज बताई है। इसलिए ऐसे ज्ञान विज्ञान को देने से क्या फायदा, जब उसमें मूर्खतापूर्ण बातें हैं तो जो सीखेगा मूर्खतापूर्ण बातें सीखेगा या अंधविश्वास की बातें सीखेगा, तो इसलिए उसमें निरर्थक बताया है। दूसरा क्या बताया इसमें कि यहाँ की जो हिस्ट्री है, अगर इतिहास की हम बात करते हैं तो इतिहास को पढ़ाना भी गलत है, क्योंकि इसमें जो है 30-30 फुट लंबे जो है राजाओं का वर्णन किया गया है कि 30 फुट लंबा जो है व्यक्ति होता था, है ना। तो हो सकता है उसमें कुछ कल्पना में कुछ उसमें लिखा हो इस तरह का, या काल्पनिक जो कुछ अलंकारिक भाषाएं होती है उसका उसने कुछ अलग अंदाजा लगाया हो, उसका अलग अर्थ लगाया हो, लेकिन वो पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाया है। उसने तो सिर्फ यही कहा है कि इनके इतिहास में सिर्फ 30 फुट राजाओं के या व्यक्तियों का वर्णन किया गया है। और भूगोल की तो ये बात कही है उसने कि यहाँ पर जो है मक्खन, दूध और दही की नदियों का जिक्र किया गया है। तो भूगोल की जो नदियां हैं वो पानी से लथपथ नहीं है, यहाँ के मक्खन से, दूध से, दही से, है ना। और जो यहाँ का जो चिकित्सा शास्त्र है उसके मजाक बनाने को कहा है कि हमारी जो चिकित्सा शास्त्र की छात्राएं होंगी वो भी उसका मजाक बनाएंगे, है ना, कि इनका चिकित्सा शास्त्र जो है वो बहुत ही छोटे किस्म का है, और जो हमारे एक किस्म के यहाँ पर पशु चिकित्सक है वो भी उसका मजाक बनाएंगे। और जो यहाँ का ज्योतिष शास्त्र है उसकी भी उन्होंने मजाक बनाने की बात की है कि इस पर तो हमारी जो लड़कियां हैं, अंग्रेजी लड़कियां हैं, स्कूली लड़कियां, वो हंसेगी। यहाँ का एस्ट्रोलॉजी या भविष्यवाणी जिससे कहते हैं वो ज्योतिष शास्त्र इस प्रकार का दिया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इसीलिए इन ज्ञान विज्ञान का या इतिहास, भूगोल या भाषा का जो है या आपका एस्ट्रोलॉजी का, चिकित्सा शास्त्र का पढ़ना निरर्थक बेकार है। इस पर खर्च करना पैसा जो है वो बर्बादी है, पैसे की, समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। तो ये एक उन्होंने अपना तर्क दिया है। लेकिन ये सीधी सी बात है कि मैकाले के आने से पहले या अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले क्या यहाँ ज्ञान विज्ञान नहीं दिया जाता था? क्या यहाँ विज्ञान की का शिक्षण नहीं दिया जाता था? क्या यहाँ की भाषा जो संस्कृत रही है उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपना एक विश्व पटल पर अपना डंका बजाए, है ना? क्या यहाँ के व्यक्ति मूर्ख ही है, विद्वान ही नहीं है? तो ये तो सिर्फ उसकी एक द्वेष भावना थी। वो एक भारत और भारतीयों से घृणा करता था, द्वेष करता था, इसीलिए वो यहाँ के साहित्य को क्या, यहाँ के व्यक्तियों को क्या, यहाँ के ज्ञान विज्ञान को, यहाँ की भाषा को वो बेकार समझता है, निरर्थक समझता है ना। मेरा मानना तो यही है। तो सभी का मानना हो सकता है, क्योंकि अपने अपने देश की अपनी भाषा होती है, अपना साहित्य होता है, उसका एक अलग स्थान होता है, उसका एक अलग उपयोगिता होती है। उसका ज्ञान विज्ञान उसके लिए कामयाब नहीं होगा तो किसके लिए कामयाब होगा है, लेकिन उसने निरर्थक बताया। दूसरा क्या कहते हैं इसमें, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं उस साहित्य की शिक्षा देना उसको महत्वपूर्ण है, यानी कि हमारा निरर्थक बना दिया और अपना पाश्चात्य साहित्य, अपना पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, अपनी भाषा है, अपना जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसकी उसने तारीफ की है ना। और उस तारीफ को करते करते उसने ये भी कहा है कि हमारा जो साहित्य है पूरे विश्व में जो है, अंग्रेजी साहित्य जो है पूरे विश्व में जो है अपना एक अलग स्थान रखता है। मैंने अभी बताया था
कि हमारी एक अलमारी का जितना साहित्य है वो पूरे भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर स्थान रखता है। उसने ये मजाक बनाने की कोशिश की है, अपने साहित्य को एक सर्वश्रेष्ठ माना है, अपने ज्ञान विज्ञान को उसने सर्वश्रेष्ठ माना है कि संसार का जो सबसे बड़ा ज्ञान है वो अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत ही मिल सकता है आपको। इसके अलावा दूसरे भाषाओं में ज्ञान विज्ञान आपको नहीं मिलेगा, है ना। और इससे जो है पाश्चात्य जगत जो है जिसमें अंग्रेज लोग बसते हैं उसका जो एक उदय हुआ है, उसका जो विकास हुआ है, उसमें जो भौतिक उन्नति हुई है वो उसके ज्ञान विज्ञान के आधार पर ही हुई है ना। तो इसीलिए यह ज्ञान विज्ञान या यह साहित्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी शिक्षा देना भारतीयों की भौतिक उन्नति करना है, इसलिए इसी शिक्षा में दी जानी चाहिए। तीसरा उन्होंने क्या कहा है कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए, अर्थात जो यहाँ पर पैसे खर्च करने वाली बात आई है, यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था की बात आई है यहाँ पर, तो शिक्षा व्यवस्था ये जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी माध्यम जो है सुटेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना। चाहे वो आपका प्राइमरी सेक्शन हो, चाहे आपका वो सेकेंडरी सेक्शन हो, चाहे आपका वो हायर सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो या किसी भी स्तर के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हो तो उनमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कुछ अपने तर्क भी दिए हैं, अपने सुझाव भी दिए हैं कि क्यों अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। पहला जैसे उसने सुझाव दिया है कि भारत की जो भाषाएं हैं, जैसे आपकी अरबी भाषा आपको यहाँ पढ़ाई हो रही थी, फारसी भाषा में पढ़ाई हो रही थी, संस्कृत भाषा में पढ़ाई हो रही थी, तो उसने उनको अविकसित और गंवारू बताया है। यहाँ की भाषा को अविकसित और गंवारू बताया है और उनका जो शब्दकोश है, वोकैबुलरी जो है वो बहुत कम है, बहुत कम है, उसमें सीमित है। और उसके माध्यम से भारतीयों को जो है हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमें अगर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान मिला है तो पाश्चात्य की जो भाषा है अंग्रेजी भाषा, उसमें ही उनको जो है हमें पढ़ाना पड़ेगा। ये एक उन्होंने तर्क दिया है। दूसरा तर्क क्या दिया है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा है और उसमें जो ज्ञान भंडार हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भंडार विकसित हुआ है। और अंग्रेजी भाषा को जो जानता है वो उस विशाल ज्ञान भंडार को प्राप्त कर सकता है, अर्थात उस विशाल ज्ञान भंडार को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी मस्ट है, अंग्रेजी भाषा सीखना जरूरी है अगर आपको उच्च स्तर का ज्ञान विज्ञान आपको प्राप्त करना है। तीसरा उन्होंने एक और तर्क दिया है कि संस्कृत और अरबी जो भाषा यहाँ पर है वो भारत की सर्वसाधारण की भाषा नहीं है, जन सामान्य की भाषा नहीं है। इसे सीखने में भारतीयों की खास रुचि भी नहीं है। इनकी अपेक्षा अंग्रेजी भाषा को जो सीखना है वो बहुत सरल है, बहुत इजी है और उसको सीखना भी चाहते हैं, इसीलिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा यहाँ पर दी जानी चाहिए। एक इसने और तर्क दिया है कि अंग्रेजी जो है वो खाली राजाओं की भाषा नहीं है, वो खाली राजकीय व्यक्तियों की या शासनकर्ताओं की या शासकों की भाषा नहीं है, वो तो एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भी भाषा है। अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना है तो अंग्रेजी सीखना भी जरूरी है। तो इसीलिए ये भारत के उच्च वर्ग जो है वहीं से व्यापार चल रहा है तो उसको भी वो भी सीखना चाहते हैं उसको, तो इसलिए अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। उसने एक और तर्क दिया है कि जो यहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, जैसे आपका राजा राम है, उनका भी मानना यही है कि भारतीय को जो है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य जो भाषा है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान विज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि भारतीयों की जो है भौतिक उन्नति हो सके, उनकी भी आर्थिक उन्नति हो सके, उनका भी जीवन स्तर जो है वो ऊंचा हो सके। तो वो उसके उनके सुर में सुर मिला करके अंग्रेजी भाषा को यहाँ पर लाना चाहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक चीज और बताई है, अपना तर्क जो दिया है कि भारतीय कानून की जो शिक्षा है उसके लिए अरबी और फारसी भाषा का जो माध्यम बना रखा है उसका उन्होंने विरोध किया है किस्म से,
और सुझाव क्या दिया है कि भारतीय कानून का जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और उसकी शिक्षा जो है अंग्रेजी के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। जितनी हम भारतीय जो कानून है उसकी शिक्षा अगर अंग्रेजी में देंगे उतना ही भारत में जो है वो समस्या का समाधान निकल सकता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे तर्क उन्होंने जो है अपने भारतीय अपनी अंग्रेजी शिक्षा के बारे में उन्होंने पक्ष में उन्होंने दिए हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है कि भारतीय उच्च वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। सिर्फ क्या कहा है कि भारतीय उच्च वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया है। क्या बता रही है? भारतीय उच्च वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं का निर्माण। इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास आर्थिक संसाधन इतने नहीं है, हमारे पास आर्थिक संपदा इतनी नहीं है, या भारत की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि जगह जगह जो है स्कूल कॉलेज विद्यालय खोले जाए। तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम उन स्थानों पर शिक्षण संस्थाएं खोलेंगे जिन स्थानों पर उच्च वर्ग के लोग रहते हैं, है ना। जैसे राममोहन राय की बात आती है ना, या इसी तरह के और व्यक्ति जो है जो उच्च वर्ग जहां पर रहता है उस बाहुल्य क्षेत्र में हम उनको शिक्षण संस्थाएं खोलेंगे। फिर उनका ये कर्तव्य बैठता है कि जनसाधारण को शिक्षित करें, उनको साक्षर करें, उनको पढ़ाएं और जनसाधारण भी जो है अपने जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको वो उनका अनुकरण करेगा, उनका फॉलोअर्स बनेगा, उनका अनुयायी बनेगा, उनसे वो शिक्षा ग्रहण करने की वो कोशिश करेगा, है ना। नेक्स्ट इसमें क्या कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाई, एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनानी चाहिए धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा अगर हम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर हमें धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। तो कह रहे हैं जो भी इस तरह के स्कूल खोले जाएंगे ब्रिटिश शिक्षा के लिए या हिंदी भाषा के लिए या अन्य भाषा के जो स्कूल खोले जाएंगे तो उनमें जो है धार्मिक शिक्षा जो है वो एक किस्म से बाध्य नहीं होगी, उस शिक्षा को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। या वहां पर हम कह सकते हैं कि बाइबल पुस्तकालय में ये रखना जो है वो जरूरी नहीं होगा। उनको ये था, डर महसूस दे रहा था कि अगर हम धार्मिक शिक्षा के वो भी पूरा ईसाई धर्म की जो शिक्षा है अगर हम भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती थोपेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ पर विरोध होना शुरू हो जाए, है ना। हमारे विपरीत जो है आंदोलन जुलूस हमारे जो है इस तरह की गतिविधियां जो है वो कुछ घटना जरूर होगी यहाँ पर, क्योंकि छुटपुट घटना की वजह से हो रही है हमारे खिलाफ। अगर हमने धार्मिक शिक्षा के ऊपर थोप दी तो हो सकता है हमारा विरोध जो है बहुत ज्यादा हो जाए और हमें यहाँ से भागना पड़ जाए। लेकिन हम यहाँ भागने के लिए नहीं आए हैं, हम तो अपनी जड़ें मजबूत करने आए हैं, यहाँ अपनी संस्कृति अपना धर्म उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो हमारा मकसद है वो मकसद हमारा पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से लॉर्ड मेकाले ने अपने जो सुझाव दिए हैं विद्वानों ने उसको 5-6 पॉइंट्स के अंदर उसको रखा है। नेक्स्ट में क्या आता है, जब उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं इनको लॉर्ड विलियम बेंटिंक को 2 फरवरी 1835 को, तो उन्होंने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक की स्वीकृति उनको मिल गई है। वो कैसे मिली है? जैसे ही वो 2 फरवरी 1835 को उनका एक विवरण पत्र जो है प्राप्त होता है गवर्नर जनरल को, तो उस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया, उसका अध्ययन किया, उसकी पढ़ाई की, जांच पड़ताल की। उसके बाद 7 मार्च 1835 को उन्होंने उसकी कुछ मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हुए मानते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपनी एक नई शिक्षा नीति को प्रकाशित किया है या घोषणा की है उसकी। और इस प्रकार से जो है हमारे सामने जो है या भारतीयों के सामने जो है एक आधुनिक शिक्षा का जो प्रत्यय एक अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की गई है, जिसकी कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई है विद्वानों ने।
शुमार की है। जैसे नंबर 1 जो है कि शिक्षा के लिए जो निर्धारित धनराशि है, जो 10 लाख रुपए खर्च करने की बात आई है शिक्षा के लिए, तो उसका सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए ही किया जा सकेगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा जो पैसा खर्च होगा तो उसी के माध्यम से ही हो सकता है अंग्रेजी शिक्षा के लिए। दूसरा उन्होंने बताया है कि संस्कृत, अरबी और फारसी की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। अरबी, फारसी